बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू आज वर्ल्ड अफेयर्स में हम डिस्कस करने लगे हैं जी पैलेस्टाइन को, और पैलेस्टाइन से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो आपसे शेयर करते हैं। और न्यूज़ क्या है कि भाई 3 कंट्रीज जो हैं उन्होंने पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर लिया। तो रिकग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन अ शिफ्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस के जो 3 कंट्रीज हैं जिसमें जो है वो स्पेन शामिल है, ठीक है जी, जिसके अंदर जो है वो आयरलैंड शामिल है और जिसके अंदर जो है वो नॉर्वे शामिल है। तो ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो पैलेस्टाइन को जो है वो 22/5/2024 को जो है वो रिकग्नाइज किया है। तो अब इसका क्या असर होगा, और खास करके अब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो हम शिफ्ट देख रहे हैं, क्योंकि अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा वही होता आया। इससे पहले हमने देखा 1945 के बाद से, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से, कि जो अमेरिका ने चाहा वही हुआ। ऐसा ही है जिसको हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया। लेकिन अब ऐसा है कि अमेरिका तो रिकग्नाइज नहीं कर रहा, ना ही उसके जो बहुत करीबी एलाइज हैं वो रिकग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी स्टेट्स जो उनके कैंप का हिस्सा हैं। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कंट्रीज हैं, स्पेन है, आयरलैंड है या नॉर्वे है, ये वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा है, ये नेटो का हिस्सा है। लेकिन आप देखिए कि ये जो है वो अमेरिका की मर्जी के बिना जो है रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो इसका क्या असर हो सकता है, और क्या जो है वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज की तरफ कंट्रीज जा रहे हैं, अमेरिका से बाहर निकल रहे हैं, उसका जो पैलेस्टाइन है उसके ऊपर जो है क्या इंपैक्ट आ सकता है, तो उसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये है कि अगर हम देखते हैं कि मामला क्या है जी, तो नॉर्वे जो है, आयरलैंड जो है और स्पेन जो है, ये 3 जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, इन्होंने आयरलैंड को जो है फॉर्मल रिकग्नाइज कर लिया, ठीक है जी, फॉर्मली यानी ऑफिशियली उन्होंने जो है रिकग्नाइज कर लिया है। और ये 22 तारीख की न्यूज़ है, ठीक है जी, 22/5 की। तो 22/5 को इन्होंने ऑफिशियली रिकग्नाइज किया। अब इससे क्या होगा कि इससे जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो पीस प्रोसेस है, अमन का अमल है, वो शुरू हो जाएगा। इसका मतलब वो कंट्रीज जो रिकग्नाइज कर रहे हैं वो अमन चाहते हैं और अमन के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो कंट्रीज अमेरिका या उसके जो क्लोज एलाइज है जो नहीं मान रहे, वो अमन नहीं चाहते, क्योंकि अमन से उनको फायदा नहीं है। समझ रहे हैं ना, अमन से अमेरिका को फायदा नहीं है या उसके एलाइज को फायदा नहीं है। खास करके जो बहुत क्लोज कंट्रीज हैं जो असला बेचते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और अगर जाहिर बात है अमन होगा तो वो कैसे उनकी इंडस्ट्रीज आगे चलेंगी। तो उन्होंने ये कहा है, ये जो कंट्रीज है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन जो है, ये कहते हैं जी कि हम जो है शेड्यूल उन्होंने रखा हुआ है 28 का, कि 28 को जो है प्रॉपरली हम इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो प्रॉपरली जो अनाउंसमेंट होगी वो होगी प्रॉपर, जो एक डॉक्यूमेंटेड वे के अंदर जो रिकग्नाइज करेंगे वो मई 28 को करेंगे। अपने जो सफारतखाने वगैरह वहां पे क़याम करना या जो भी सिलसिला वो इसको एस्टेब्लिश करेंगे। अब ये जो मैप है, इस मैप को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि भाई 143 कंट्रीज जो है वो इस टाइम तक रिकग्नाइज कर चुके हैं पैलेस्टाइन को, ठीक है। 143 कंट्रीज जो है पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर चुके हैं। आप देखिए ये जो है यहाँ पे पैलेस्टाइन और इजराइल मौजूद है इस जगह पे। अब ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं, ये जो कलर आपको नजर आ रहा है लाइट ग्रीन कलर का, ये जो लाइट ग्रीन कलर के अंदर है, ये सारे वो कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है 143 कंट्रीज ऑलरेडी जो है वो पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज कर दिया। क्योंकि अब ये कैसे अंदाजा हुआ कि जो आपने देखा कि अभी मई के महीने के अंदर ही जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, ठीक है जी, UNGA जो है, उसने एक वोटिंग करवाई थी पैलेस्टाइन की रिकग्निशन के ऊपर और 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। इस बात को समझिएगा, तो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर उन्होंने वोटिंग करवाई, तो उसमें 143 कंट्रीज जो हैं उन्होंने वोट किया हक में। 25 कंट्रीज जो है उन्होंने अपना राइट यूज नहीं किया, और सिर्फ 9 कंट्रीज जो हैं उन्होंने जो है वो अगेंस्ट में वोट किया। सो इसका मतलब ये है कि अब 9 वर्सेस 143 हमें यहां पे नजर आ रहा है IR के अंदर। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हमें टूटता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई सिर्फ 9 कंट्रीज जो है, जिसके अंदर US भी शामिल है, जिसके अंदर कनाडा भी शामिल है, ठीक है, जिसके अंदर UK भी शामिल है, जिसके अंदर फ्रांस शामिल है, जिसके अंदर जो है वो जर्मनी शामिल है, ठीक है। ये जो मेजर कंट्रीज हैं, और साथ में यहां पे जापान शामिल है, ठीक है, और यहां पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये वो कंट्रीज हैं, मेजर कंट्रीज। इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज है, लेकिन ये मेजर कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो अगेंस्ट में वोटिंग की है, और 25 वो हैं जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई हम जिस भी साइड पे जाएंगे तो किस बेसिस के ऊपर जाएंगे। तो 143 कंट्रीज जो है वो इस टाइम पे ऑलरेडी 2 स्टेट सोल्यूशन को जो है वो प्रपोज कर रहे हो, कह रहे हैं कि भाई हाँ 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, और ये जो जुल्म है, इस जुल्म को अब खत्म होना चाहिए। इसका मतलब 143 कंट्रीज अमेरिका की विल के खिलाफ गए हैं, अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करें तो, ठीक है। अमेरिका की बिल के खिलाफ गए हैं। ये वही कंट्रीज है जो नेटो का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी ये नेटो की बिल के भी खिलाफ गए हैं, अगर इस बात को आप समझें, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि ये जो है एक अलग कैंप का हिस्सा बन रहे हैं, ये पीस का हिस्सा बन रहे हैं और ये अमन चाहते हैं। लेकिन अब जाहिर बात है फ्रांस या यूके जैसे या जर्मनी जैसे ममालिक जो हैं, जिनसे पाकिस्तान, इंडिया जैसे ममालिक जो है वो असला खरीदते हैं इसी बात के ऊपर कि वहां दुश्मनी हो, जंगे हो, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे। सो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका या उसके जो क्लोज बड़े बड़े एलाइज हैं, जो पावर
पावर्स बड़ी बड़ी हैं वो एक साइड पे खड़ी हैं, लेकिन बाकी ममालिक जो है वो एक साइड पे खड़े हैं। अब जिन कंट्रीज ने 2024 के अंदर रिकॉग्नाइज किया, ये जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, इसको आपको समझा चुका हूं कि 193 मेंबर्स हैं इसके। 193 वो मेंबर्स हैं जो सॉवरन हैं, जो आजाद रियासतें हैं, जो मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार हैं, वो रियासतें यूएन का हिस्सा होती हैं, जिनके ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता, किसी मेजर स्टेट को। तो उनमें से 143 ने जो है वो ये कहा है कि ठीक है भाई हम जो है इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसमें आप देखिए अगर तो मिडिल ईस्ट की जितनी रियासतें हैं, अफ्रीका की रियासतें हैं और एशिया जो है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इन्होंने जो है वो रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन को। ये बहुत अच्छी बात है। अब जिन्होंने नहीं किया उसमें हम यूनाइटेड स्टेट्स देख रहे हैं, कनाडा देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, जापान देख रहे हैं, साउथ कोरिया देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है वो मुखालफत की है कि नहीं भाई इसको आजाद नहीं होना चाहिए। अब इससे पहले भी ये सिलसिला जो है वो हुआ था एक बार, यानी जो यूनेस्को है, जो यूनाइटेड नेशन का जो कल्चरल जो इनके जो सिस्टम है, उसमें जो है पूरी मेंबरशिप मिली हुई है ऑलरेडी पैलेस्टाइन को। 2011 के अंदर उन्होंने मेंबरशिप दी है इन्हें। तो इसका मतलब ये है कि पहले से वो यूएन की किसी ना किसी बॉडी का हिस्सा है इंडिपेंडेंट तौर पे। इसके बाद जो है 2012 के अंदर अगर हम देखते हैं तो जनरल असेंबली के अंदर जो है वो कोशिश की गई थी पैलेस्टाइन को उस टाइम पे भी जो है रिकॉग्नाइज करवाने की, लेकिन जाहिर बात है इजराइल और उसके साथ जो है वो अमेरिका मिलकर कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। यूएस और इजराइल की जो लॉबी है ये काफी स्ट्रांग है, ज़ायनिस्ट लॉबी जो है। तो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर्स जो है इसका फिर स्टेटस दिया गया 2012 के अंदर कि भाई आप मेंबर तो नहीं है लेकिन नॉन मेंबर के तौर पे आप ऑब्जर्वर स्टेटस है। तो अब आप किसी भी टाइम पे जब सारे मान जाएंगे तो अल्टीमेटली आप फिर मेंबर बन जाएंगे। फिर हमने देखा 2015 के अंदर जो है वो आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने भी रिकॉग्नाइज कर लिया। तो बड़ी बड़ी बॉडीज ने किसी ना किसी सूरत जो है उसको रिकॉग्नाइज किया। और यूरोप के अंदर स्वीडन पहला कंट्री है 2014 के अंदर जिसने जो है वो रिकॉग्नाइज किया। इससे पहले यूरोप के अंदर किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो स्वीडन पहला मुल्क बना जिसने इसे तस्लीम किया। द ओस्लो एकॉर्ड की बात करते हैं जी। ये जो रिकॉग्निशन हो रहा है ये किस बेसिस पे हो रहा है इस बात को जरा समझिएगा। अब जो रिकॉग्निशन है ये हो रहा है टू स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अब टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है कि भाई पैलेस्टाइन और इजराइल जो है ये दो अलग अलग रियासतें हैं। तो पैलेस्टाइन और इजराइल जो है वो अलग अलग ममालिक के तौर पर सामने आए और एक दूसरे के बॉर्डर का एहतराम करें, एक दूसरे की सोवरेनिटी का एहतराम करें। लेकिन अब ये कबूल तो है, किसको कबूल है? ये पैलेस्टाइन को कबूल है लेकिन हमास को कबूल नहीं है, ठीक है। हमास ये कहता है कि भाई ये जो इजराइल है ये घुसपैठिया है, इन्वेडर है, इससे हमारी जमीन पे कुछ भी नहीं मिलेगा, हम यहां पे से नहीं आने देंगे। तो हमास इसके खिलाफ है। वहीं पे जो इजराइल की आम पब्लिक है वो तो इसके हक में है कि टू स्टेट सॉल्यूशन हो, लेकिन जो ज़ायनिज्म है, जो ज़ायनिस्ट हैं, ठीक है, दुजाली जो फिरका आप कह लो उसे, वो जो है जो प्रो यानी कि जो बहुत ज्यादा जो ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं वो इस बात के खिलाफ है। तो ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो इस टाइम पे खास करके हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और जो जंग इस टाइम पे कर रहे हैं, ये और हमास जो है ये दोनों ही टू स्टेट सॉल्यूशन के अगेंस्ट है। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि अब जो पैलेस्टाइन की मेजॉरिटी है वो ये चाहती है, ये जो पैलेस्टाइन की पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी है, ठीक है, वो ये चाहती है गजा की स्ट्रिप को छोड़ के, जो गजा की स्ट्रिप पे जहां पे जंग लगी हुई है, वो ये चाहती है कि भाई टू स्टेट सॉल्यूशन हो और इजराइल और पैलेस्टाइन जो है वो अलग अलग रियासतें बन जाएं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है मस्जिद अक्सा का है, क्योंकि पैलेस्टाइन ये कहता है कि मस्जिद अक्सा उसके हिस्से में आएगी जेरूशलम, और जबकि इजराइल जो है उसके सारा कब्जा ही इस वजह से है कि वो चाहता है कि भाई ये सारी की सारी लैंड उनके पास वापस आए और तब भी जो है उनका रिवाइवल होगा, तब ही जो है वो आगे बढ़ेंगे और दुजाल का ज़हूर होगा, ये उनका मानना है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है जी कि भाई दो अलग अलग रियासतें। इसका सबसे पहले प्रपोजल फर्स्ट पेश किया गया जी फर्स्ट ओस्लो एकॉर्ड के अंदर, यानी ओस्लो नॉर्वे के अंदर जो है ये एक एकॉर्ड हुआ जिसके अंदर जो ये सितंबर 13 1993 को हुआ, ठीक है। और इसमें जो है कोशिश की गई कि किसी तरह से जो है वो फलस्तीन और इसराइल को एक साथ बिठाया जाए और इनको कहा जाए कि भाई आप अलग अलग जो है वो दो रियासतों के ऊपर मान जाओ। तो ये मान गए, ठीक है। 1993 के अंदर फिर ये फैसला हुआ कि अब क्या होगा कि अब हम ये जो हमारा इतना सदियों से चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है इसको खत्म करेंगे और इसके नतीजे के तौर पे जो है हम हालात को बेहतर करेंगे। और फिर 1995 के अंदर सेकंड ओस्लो एकॉर्ड हुआ जिसके अंदर मजीद इसको जो है वो रिफोर्स किया गया, रिफोर्स करने की कोशिश की गई कि भाई अब हम दोबारा से जो है कभी जंग की तरफ नहीं जाएंगे और दो स्टेट सॉल्यूशन की तरफ ही जाएंगे। लेकिन ना तो हमास की चाहती थी, ना जो ऑर्थोडॉक्स ज़ायनिज्म वाले हैं वो भी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो ऐसे में क्या हुआ कि इस 1995 से लेकर 2001 तक खास करके हालात खराब हो गए और ये फिर ओस्लो एकॉर्ड जो है वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन इसने एक बुनियाद रख दी थी कि भाई इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है टू स्टेट का। इससे पहले जो सबसे पहले अगर आजादी की हम बात करें तो सबसे पहले जो यासिर अराफात हैं उनको ये क्रेडिट जाता है, ठीक है जी, कि यासिर अराफात जो सदर थे इजराइल के, तो इन्होंने क्या किया था, यासिर अराफात साहब ने नवंबर 15 1988 को सबसे पहले ही अपनी आजादी का ऐलान किया था, जिस टाइम पे फर्स्ट इंतिफादा था। इंतिफादा का मतलब है रिबिलियन, ठीक है, कि भाई ये वो टाइम है जिस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है वो एक रिबिलियन मूवमेंट स्टार्ट हो गई और फलस्तीनी जो है वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो
हो गए, ठीक है। तो उस टाइम पे यासिर अराफात जो है वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदर थे, पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी के, तो उन्होंने कहा था कि जेरूशलम हमारा कैपिटल होगा। उस टाइम पे बहुत से ममालिक ने 1988 के अंदर इनके ऐलान के बाद जो वेट कर रहे थे, खास करके जो इस्लामिक कंट्रीज थे पाकिस्तान बशमूल जो है, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया था पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट के तौर पे। लेकिन सिर्फ उस टाइम पे मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम कंट्रीज की ही थी, और पाकिस्तान ने भी 1988 के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज किया था पैलेस्टाइन को, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं टू स्टेट सोल्यूशन, क्या वाकई में यही बात है जिसमें अब देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक जो है वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन ही जो है वो फ्यूचर है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि भाई दोनों ममालिक इजराइल और पैलेस्टाइन जो है वो म्यूचुअली जो है पीसफुली रहें, कोएग्जिस्टेंस उनकी हो, ठीक है। जैसे ये बिल्कुल वही हालात हैं जो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी पहले इसी तरह से लड़ाई झगड़ा था, उसके बाद हमने देखा कि भाई पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का वजूद आया, और दूसरी साइड पे हम देखते हैं इंडिया को बनाया गया। गो कि हमारी वॉर्स तो खत्म नहीं हुई, लेकिन कम से कम हम दो सेपरेट और दो जो सॉवरेन स्टेट्स है वो वजूद में जरूर आ गए। तो अब यही इनके बारे में भी प्रपोज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कोई मुकद्दस जमीन नहीं है जिसपे इतना झगड़ा हो, लेकिन वहां पे जो झगड़ा है वो सबसे बड़ा मुकद्दस जमीन का है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो नॉर्वे के जो पीएम है वो ये कह रहे हैं कि भाई सोल्यूशन अगर हम फ्यूचर में देखना चाहते हैं इसका, और इन मजालिम को रोकना चाहते हैं कि 50,000 के करीब जो है वहां पे शहादतें हो चुकी हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हम जो है वो पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएं, और टू स्टेट सोल्यूशन ही एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, समझ रहे हैं ना। यानी वॉर्स जो हैं, जंगें जो हैं वो किसी भी मामले का हल नहीं है। तो जो अमन पसंद मुल्क हैं वो ये चाहते हैं कि अमन हो, और अमन का एक ही तरीका है पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के थ्रू ही ओस्लो एकॉर्ड हुआ था। और इसके अंदर ही जो मॉडरेट फोर्सेस हैं, यानी जो अमन पसंद मुल्क हैं, वो जो है वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह से इसको आगे लेके जाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अब हम अगर ये कहें कि टू स्टेट सॉल्यूशन ही जो है वो फ्यूचर है, और इसी के अंदर यूएन को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, और मालिक को जो है वो एग्री करना चाहिए कि भाई वो अपने जो मामलात हैं वो तय करें पॉलिटिकली। इंटरनेशनल रिस्पांस की बात करते हैं, जिन तीन ममालिक ने जो है रिकॉग्नाइज किया, इसके ऊपर क्या रिस्पांस आया। तो देखिए इंटरनेशनली हम देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे तीन तरह के ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक वो ग्रुप है जो प्रो पैलेस्टाइन है, प्रो पैलेस्टाइन जो है जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, एशियन भी हैं। वो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इससे ही आगे जो है मामलात सेट होंगे। दूसरे नंबर पे वो ग्रुप है जो इस टाइम पे जो है वो एंटी पैलेस्टाइन है और प्रो ज़ायनिस्ट है, जिसमें आप देख लें यूएस उसको लीड कर रहा है और वो इस चीज के बहुत खिलाफ है। लेकिन जिनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, सिर्फ 9 नंबर हैं, लेकिन हकीकत में ये दुनिया की 90% इकोनॉमी के ऊपर इनका राज है, इसलिए बहुत पावरफुल है। और तीसरे वो हैं जो चुप होकर देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, और वो चाहते तो हैं कि भाई वो रिकॉग्नाइज करें, लेकिन हकीकत में उनको थ्रेट है अमेरिका का। जैसे अब देख ले पाकिस्तान के हालात भी ऐसे ही बने हुए हैं। तो अब इसमें ऐसे ममालिक शामिल हैं वो 25 कंट्रीज जो बोले ही नहीं थे, तो ये जो है थ्रेट है इनको। तो इसका मतलब तीन तरह के हमें ग्रुप्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और इससे अब जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो तकसीम हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में प्रो पैलेस्टाइनियन और एंटी पैलेस्टाइनियन हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें पहली बार हमास भी जो है वो कुछ लचक दिखा रहा है, और हमास जो है पहले तो आपको पता है टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर एग्री नहीं होता था, लेकिन अब हमास जो है टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर एग्री है, लेकिन ज़ायनिस्ट जो है वो अब इस बात के ऊपर नहीं मान रहे। जबकि इजराइल का अगर रिस्पांस देखते हैं तो इजराइल ये कह रहा है कि जिन मालिक ने रिकॉग्नाइज किया उन्होंने प्राइज दिया टेररिज्म के लिए हमास को या फलस्तीन को, ठीक है। वो क्या कह रहा है, वो इल्जाम लगा रहा है, इवन यहां तक कि उसने नॉर्वे से और आयरलैंड से अपने जो एम्बेसडर थे उनको भी वापस बुला लिया एहतजाज के तौर पे कि आपने क्यों बुलाया। इसका मतलब यह है कि वो ममालिक जो कभी हम वेस्ट का हिस्सा समझ के पैलेस्टाइन के ब्लॉक का हिस्सा, इजराइल के ब्लॉक का हिस्सा थे, अब वो उस ब्लॉक से निकल रहे हैं उसके मुजालिम को देख के। जैसे आपने देखा अमेरिका के अंदर इतनी प्रोटेस्ट हो रही है, ठीक है जी, इसी तरह से यूके के अंदर प्रोटेस्ट हुई, वहां पे उनको फिर मार पड़ी। तो अब नेगोशिएशन ही जो है या रेजोल्यूशन ही जो है वो एक फ्यूचर है। तो बेसिकली इजराइल नहीं मान रहा, तो इसलिए 145 वर्सेस 9 जो है ये कंट्रीज हम देख रहे हैं यहां पे इस टाइम पे मौजूद हैं। ग्लोबल इंप्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं ग्लोबली? अब इससे क्या होगा कि डोमिनो इफेक्ट पैदा होगा, और डोमिनो का मतलब ये होता है कि जब आप पहले डोमिनो को गिराते हैं तो अगला खुद ही गिर जाता है, उससे अगला खुद ही गिर जाता है, ठीक है। तो ये गिरता जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 145 कंट्रीज जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और ये स्लोली कर रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बाकी कंट्रीज भी इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, और जितना प्रेशर आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इन फ्यूचर जो है ग्लोबली इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो अलायंसेस हैं वो चेंज होने जा रही हैं। अब यूएस का जो थ्रेट था सबसे पहले, वो थ्रेट खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इस टाइम यूएस किसी स्टेट को ये कह भी नहीं सकता कि भाई आप ज्वाइन ना करो, क्योंकि अगर वो कहेगा तो जाहिर बात है उसके ऊपर ऑलरेडी इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है कि भाई आप असला उन्हें बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हो, तो इसलिए यूएस कह नहीं सकता। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कमजोर ममालिक के लिए कि भाई वो किसी तरह से जो पैलेस्टाइन है उसको रिकॉग्नाइज कर दें, तो ये मजीद रिकॉग्निशन आगे बढ़ेगा और यूएस जो है और जो इजराइल है उसके हाथ से जो है चीजें निकलती जाएंगी। तो
एट द एंड अगर हम ये कहें कि भाई एक यही रास्ता है, ये जो 3 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया, और ऐसे में अब मुस्लिम वर्ल्ड को OIC को स्टेप लेना चाहिए और मजीद ममालिक को भी प्रेशराइज करना चाहिए कि भाई वो क्या करें, वो ये जो 9 ममालिक हैं अगर ये नहीं मान रहे तो उनके साथ अपने ताल्लुकात खत्म करें या इन्हें प्रेशराइज करें ताकि 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाया जा सके और जंगबंदी की जा सके। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो इस टाइम पे जो IR है उसके हालात बदलने जा रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जो बैलेंस ऑफ पावर है उसके अंदर भी हम तकसीम देखेंगे कि एक साइड पे अब हमें बैलेंस देखने को यहां पे नहीं मिल रहा, क्योंकि एक साइड पे 145 कंट्रीज हैं, दूसरी साइड पे 9 है। तो आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, ये अब देखते हैं। तो फिलहाल तो मुस्लिम कंट्रीज जो चुप करके देख रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे मुस्लिम कंट्रीज को या खास करके अरब ममालिक जो है उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, इसलिए वो भी खामोश किए हुए हैं। तो अब अगर हम बोलें तो जाहिर बात है हम देख रहे हैं कि भाई हम जो है वो डिप्लोमेटिकली इंपैक्ट डाल सकते हैं ममालिक के ऊपर। तो ये मामला है जिसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।